विमला और उसकी बेटी नेहा दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। विमला का एक बेटा भी था जिसका नाम मनोज था और अपनी पत्नी आरती के साथ उसी घर में रहता था। अपना घर परिवार चलाने के लिए विमला और उसकी बेटी बाजार में प्याज बेचा करते थे। प्याज ले लो प्याज, 30 रुपए किलो प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज ले लो प्याज। जब दोनों माँ बेटी प्याज बेचकर घर आती तो वो दोनों मिलकर घर के कामकाज में लग जाती थी। क्योंकि आरती का स्वभाव विमला और नेहा के प्रति बहुत अलग था। वो अपनी ननद और सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन विमला अपने बेटे से कहती है, अच्छा बेटा मनोज, मैं क्या सोच रही थी कि अब नेहा बड़ी हो रही है और अब वो वक्त आ गया है कि हमें नेहा के हाथ पीले कर देने चाहिए। तुझे तो पता ही है हमारे घर के हालात कैसे हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़कर आगे का सोचेंगे, नहीं तो कैसे नेहा की शादी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ। वक्त रहते अगर बहन बिटिया को विदा कर दो तो वो बिल्कुल सही रहता है। आप एक काम करो, बुआ चाचा मौसी सबसे नेहा के रिश्ते की बात करना शुरू कर दो। किसी की नजर में अगर अच्छा लड़का होगा तो हम नेहा की शादी की बात शुरू कर देंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपनी बहन के बारे में इतना सोचता है। बस समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पैसों का इंतजाम होगा। शादी में अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है ना, इसीलिए तू भी अब कड़ी मेहनत करने लग जा। जब तक तेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे खूब मेहनत करनी है। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करना शुरू करता हूँ। विमला और मनोज की बातें सुनकर आरती भी वहां आ जाती है और वो कहती है, हाँ हाँ, तुमने तो ठेका ले रखा है ना अपनी बहन की शादी का। अरे पैदा करे माँ बाप और शादी करे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है। जिसकी बेटी है वो अपने दम पर अपनी बेटी की शादी करे। अरे आरती, अभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो। रोज रोज घर में कलेश करने से क्या मिलता है तुम्हें। और वैसे भी नेहा हमारे घर की इज्जत है और मैं उसका भाई हूँ। अगर मैं उसकी शादी के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। अरे भाई हो ना तो भाई बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। नेहा की शादी कैसे होगी उसके माँ बाप जाने। हमने ठेका नहीं ले रखा है नेहा की शादी का। और वैसे भी आपके खुद के भी तो खर्च है ना, आपकी भी तो बीवी बच्चे हैं, सब कुछ देखना है आपको। लेकिन बहू, मनोज इस घर का बड़ा बेटा है और एक बड़े बेटे होने के नाते इसका भी तो कोई फर्ज बनता है ना इस घर के प्रति। जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक इसे वो सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी होगी। देखो माँ जी, अब ये मेरे पति हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे लिए बनती है। रही बात नेहा और आपकी, तो आप दोनों चाहे बाजार में प्याज बेच बेच कर एक दूसरे का गुजारा करो या शादी करो, वो आपकी सिरदर्दी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आरती? बोल दिया ना, अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो मेरी भी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने नेहा की शादी में 1 रुपए की भी मदद की ना तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम जिंदगी भर अपनी माँ और बहन की गुलामी करते रहना। अरे पर बात को समझने की कोशिश करो। मनोज, तू आरती की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। तू कल जाकर पंडित जी से और सभी रिश्तेदारों से नेहा की शादी की बातचीत करना शुरू कर दे। तू सुन रहा है ना मनोज, मैं क्या कह रही हूँ? पत्नी का ऑर्डर मिला है माँ जी। पति चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं बोल सकता और उसकी चुप्पी से आप समझ जाओ कि ये अब नेहा की शादी में 1 रुपए की मदद नहीं करने वाले हैं। मनोज की चुप्पी से विमला सब कुछ समझ चुकी थी। ऐसे ही विमला को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। वो अपनी रिश्तेदारी में नेहा की शादी की बात करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक सुबह विमला पूरे घर की साफ सफाई में लगी हुई थी क्योंकि विमला की बेटी नेहा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। तो वहीं विमला खुद से ही अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर रही होती है। ये सब देखकर आरती और उसका पति दोनों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी लड़के की माँ नेहा को देखकर कहती है, वैसे विमला बहन, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है और दूसरी बात, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हमें दान दहेज से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से बारात का स्वागत कीजिए। हमारे सभी रिश्तेदारों को अच्छा मान सम्मान मिलना चाहिए शादी के वक्त। बस बहन जी, आपने हमारे लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। और रही बारात के स्वागत की बात, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करूंगी और ना ही आपको कोई शिकायत का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर शादी की तैयारी में लग जाइए। और हाँ, शादी गेस्ट हाउस में ही होनी चाहिए क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदार अच्छे से घर से हैं और आज तक हमारे घर में जिसकी भी शादी हुई है वो किसी न किसी अच्छे गेस्ट हाउस में ही हुई है। गेस्ट हाउस? ठीक है बहन जी, मैं बारात के स्वागत के लिए गेस्ट हाउस ही बुक करूंगी। नेहा की होने वाली सास नेहा को कुछ शगुन का सामान देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा?
आपको तो पता ही है गेस्ट हाउस में शादी करने का मतलब है थोड़ा मोटा पैसा खर्च करना, और हमारे हालात कैसे हैं ये तो आपको अच्छे से पता है ना, फिर आपने हाँ क्यों कहा? क्या करूं बेटा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दान दहेज के खिलाफ होते हैं। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, जानती हूँ कि वो थोड़े अच्छे घराने से हैं, इसीलिए उनको बारात का स्वागत थोड़ा अच्छा चाहिए। बाकी इतना तो शादी ब्याह में चलता ही है, वरना आजकल तो लोग मुंह खोलते ही दहेज मांगने लगते हैं। कम से कम तेरे ससुराल वालों ने ये तो नहीं कहा ना कि उन्हें दान दहेज चाहिए। नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब विमला को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेचारी बहुत परेशान थी। तभी मनोज अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ देखो, मैं जानता हूँ कि नेहा का रिश्ता पक्का हो गया है। मेरी बात मानो तो आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरे गेस्ट हाउस में शादी करना हम गरीब लोगों की बस की बात नहीं होती। हम तो खेत में ही टेंट लगाकर शादी कर देते हैं, पर गेस्ट हाउस में शादी करने का मतलब है अच्छा पैसा खर्च करना। तू किस मुंह से ये कहने के लिए आया है कि मैं नेहा के ससुराल वालों को शादी के लिए मना कर दूं? जिस दिन मेरी बेटी को देखने वाले आए थे उस दिन कहाँ था तू? एक भाई होने के नाते तेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? अपनी बीवी के पल्लू में जाकर छुप जा। बाकी रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज को गुस्सा आता है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन विमला मार्केट में प्याज बेच रही थी। प्याज बेचते बेचते विमला के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की शादी की बातें चल रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस औरत के पास 1 किलो प्याज था और वो औरत कहती है, अरे बेटा, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है। तुम ये मेरा 1 किलो प्याज अपने पास संभाल कर रख सकती हो क्या? आप कब तक आओगी अम्मा? मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आने में देरी हो जाए। नहीं नहीं बेटा, बस 15 मिनट लगेगा। यहीं पास में जो मंदिर है उस मंदिर में मुझे ज्योत जलानी है, इसीलिए इस प्याज को यहाँ संभाल कर रखो। प्याज मंदिर में नहीं लेकर जा सकती ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अम्मा जी, आप ये प्याज यहाँ रख दीजिए और जाइए, जल्दी से जोत जलाकर आ जाइए। बूढ़ी औरत अपना 1 किलो प्याज विमला को देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही लगभग कुछ घंटे बीत जाते हैं। विमला बहुत देर से उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत के न आने पर विमला वो 1 किलो प्याज लेकर अपने घर चली जाती है और उस प्याज को ले जाकर एक टोकरी में रख देती है और कहती है, एक काम करती हूँ, इसे आज इसी टोकरी में रख देती हूँ, क्या पता कल मुझे वो बूढ़ी औरत दिख जाए। तभी वही औरत विमला के सामने आ जाती है और औरत को देखकर विमला कहती है, अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे आई? मेरे घर का तो दरवाजा भी बंद है, तो आप यहाँ? विमला के सवाल जवाब करते ही वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी का रूप ले लेती है। जादूगरनी को देखकर विमला घबरा जाती है। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। यहाँ क्या करने आई हो? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मुझे खुद माता रानी ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। कल मैंने तुम्हें कुछ प्याज दिए थे। वो प्याज कोई आम प्याज नहीं, बल्कि जादुई प्याज है, और उन जादुई प्याज की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। क्या? सच में? जादुई प्याज की मदद से मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँ। तो क्या जादुई प्याज मेरी बेटी की शादी करने के लिए मेरी मदद करेगा? हाँ विमला, जादुई प्याज तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। जादुई प्याज की मदद से तुम खुद का व्यापार भी कर सकती हो। बस कभी अपनी जादुई शक्तियों का घमंड मत करना। ठीक है जादूगरनी, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी जादुई शक्तियों को लेकर घमंड नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा सबकी मदद करूंगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद विमला जादुई प्याज की मदद से अपनी बेटी की शादी के लिए खूब सारे पैसे मंगा लेती है और उन्हीं पैसों की मदद से अपनी बेटी की शादी में खर्चा करती है। ऐसे ही विमला की बेटी की शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। विमला बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है और अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा कर देती है। बेटी के जाने के बाद विमला जादुई प्याज की मदद से खुद की प्याज की मंडी खोल लेती है, जहां खूब सारे प्याज मिलते थे, और इस तरह से विमला हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है।